अपने देखो क्वांटम संख्याएं 4 होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या व चक्रण क्वांटम संख्या। इनकी खोजकर्ता को आप ऐसे याद रखो, BSL बंसल यूजी। बी से बोर बनाओ, एस से सोमरफील्ड बनाओ, एल से लिंडे बनाओ, यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ, यू से यूलेनबेक व जी से गोल्डस्मिथ। ये इनकी खोज करता है। और ये बताती किसको है? ये सेल को बताती है, ये सब सेल को बताती है, ये ऑर्बिटल को बताती है और ये इलेक्ट्रॉन को बताती है। अब अपने बात करते हैं, सबसे पहली क्वांटम संख्या को विस्तार से जानेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कक्षा को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? कक्षा को। अब कक्षाएं कितनी होती है? तो कक्षाओं की संख्या है वो अनंत तक हो सकती है। कक्षाओं की संख्या, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं। आजकल और भी अन्य कणों की खोज हो चुकी है कि पाई मेसोन, मेसोन। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इसे n बराबर 1, ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा को k से दर्शाते हैं, n बराबर 2। ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा को l से दर्शा देते हैं। और ये तीसरी कक्षा है, n बराबर 3, और तीसरी कक्षा को KLM से दर्शा देते हैं। इसी प्रकार से n बराबर 4 हो तो ये चौथी कक्षा है, और चौथी कक्षा को KLMN से दर्शा देते हैं। इसी प्रकार से n बराबर 5 हो तो KLMNO। इस प्रकार से ये कक्षाएं होती है। तो कक्षाओं की संख्या कितनी हो सकती है? n बराबर अनंत तक हो सकती है। यानी कि कक्षाएं हैं, उनकी संख्या है वो अनंत तक हो सकती है। यानी कक्षाएं, बहुत सी कक्षाएं हो सकती है। ऐसा नहीं है कक्षाएं कम है, कक्षाएं बहुत सी हो सकती है, अनंत तक कक्षाएं हो सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं। इसका खोजकर्ता था वो निल्स बोहर था। खोज किसने की थी इसकी? निल्स बोहर ने। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 2n की स्क्वायर। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2n की स्क्वायर। और n का मान यदि 1 है, n की जगह 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगी? n बराबर 1। यानी कि प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन n की जगह 1 रख दो तो आएंगे ये 2। यानी कि पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक यहां बना दूं मैं, एक यहां बना दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो दूसरी कक्षा है n बराबर 2, n बराबर 2 आ जाएगा तो n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 2n की स्क्वायर होता है, n की जगह 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की स्क्वायर। तो 2 2 4 2 8, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। यानी कि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने आ सकते हैं? 8। और n बराबर 3 ले लें तो ये आ जाएगी तीसरी कक्षा, और तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n की स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। और यहां पर 3 ले लें तो क्या आ जाएगा? 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार से n बराबर 4 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी भाई? देखो 4 चौका 16 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं चौथी कक्षा में। इसी प्रकार n बराबर 5 के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बोलो? तो 5 की स्क्वायर 25 2 50, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो कितने होंगे? 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से n के मान जैसे जैसे बढ़ रही हैं
वैसे वैसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे आपको कह दे n बराबर मान लो 7 हो जाए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 की स्क्वायर तो 49 इंटू 2 98, यानी 7वीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 98 आ सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षाओं की संख्या है बढ़ती बढ़ती अनंत हो सकती है, यानी कि अनंत तक कक्षा पाई जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा को भी बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या है वो ऊर्जा को भी बताती है। एनर्जी जैसे जैसे n के मान बढ़ते जाते हैं ऊर्जा के मान भी बढ़ते ही जाते हैं। जैसे जैसे n के मान बढ़ते जाते हैं ऊर्जा के मान बढ़ते जाते हैं। ऊर्जा के लिए अपने एक सूत्र स्थापित किया था, सबके याद होगा, ध्यान में आया क्या ऊर्जा वाला सूत्र? कि एनर्जी है कि nवीं कक्षा, किसी nवीं कक्षा की एनर्जी है वो होती है कि माइनस जेड स्क्वेयर बटे एन स्क्वेयर इंटू 2 पाई की स्क्वेयर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वेयर। इस प्रकार का एक सूत्र स्थापित किया था। नहीं किया है तो नहीं ध्यान में आया तो पुराने वीडियो देखो आप, उसके अंदर पीछे की वीडियो में ये एनर्जी बोहर ऊर्जा का सूत्र था। अब देखो एन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो जेड क्या होगा, कम होगा, लेकिन माइनस में कम होगा, इसका मतलब है जेड बढ़ेगा, यानी कि एन बढ़ेगा तो ई भी क्या होगा, एनर्जी है वो बढ़ेगी। एन यानी कि नंबर मुख्य क्वांटम संख्या के मान बढ़ते हैं तो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। और n कम होता है तो E क्या हो जाती है, कम हो जाती है। n का मान अनंत आ जाएगा तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऊर्जा या तो ऋणात्मक होती है कुल ऊर्जा, या फिर अधिकतम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव नहीं होती है। तो ये एनर्जी को बताती है। अब देखो एक आपने त्रिज्या का सूत्र बताया था कि त्रिज्या है r का सूत्र क्या बताया था, n स्क्वायर बटे जेड इंटू एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई की स्क्वेयर एम ए की 2। इस प्रकार से इनके जो मान रखे थे, इनका जो मान रखा था आपने वो तो था कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, और इसका जो मान था वो आपने रखा था पॉइंट, ये मान जैसे एच का मान आप जानते हो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 होता है। ये मान सभी रखने के पश्चात जो आता है वो क्या आता है, 0.529 आरंगस्ट्रॉम में आता है। तो ये एनर्जी है, तो सॉरी ये त्रिज्या है। तो एन की स्क्वायर से समानुपाती आर है वो सीधा एन की स्क्वायर के समानुपाती है, यानी कि पहली कक्षा की त्रिज्या r1 और दूसरी कक्षा की त्रिज्या का अनुपात लेंगे तो पहली का तो 1 की स्क्वायर, दूसरी का 2 की स्क्वायर, तो कितना आएगा 1:4। यानी कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है तो r है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली की त्रिज्या है वो दूसरी की त्रिज्या है तो पहली की 4 गुना, उसके बाद में आएगा तो यहाँ पर 3 आएगा तो 9, 30, 4 आएगा तो 16, 5 आएगा तो 25, 6 आएगा तो 36, 7 आएगा तो 49। इस प्रकार से त्रिज्या है वो n की स्क्वायर पर डिपेंड करती है, न कि n पर डिपेंड करती। तो यानी कि n का मान बढ़ने पर त्रिज्या का मान बड़ा तेजी से बढ़ता है। तो ये कुल मिलाकर एनर्जी को बता रहा है और त्रिज्या को बता रहा है। इसके अलावा क्या बताता है मुख्य क्वांटम संख्या, इसके अलावा भी बहुत ही जोरदार बात बताता है कि ये वेग को भी बताता है। और किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो वेग का सूत्र क्या होता है, जेड बटे एन इंटू 2.188 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है वेग का सूत्र। और ये v समानुपाती 1/n है, n बढ़ेगा तो v क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर v के मान में कमी आती है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे परमाणु की नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी v क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो दूर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये चक्कर लगा रहा है, तो इसका v क्या है, कम है। यानी कि जैसे जैसे n बढ़ेगा, बड़े का भाग दोगे तो मान छोटा आएगा, छोटे का भाग दोगे तो मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी कि n का मान कम है तो वेग का मान ज्यादा है, n का मान ज्यादा है तो वेग का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये वेग को बताता है, एनर्जी को बताता है, परमाणु कितना बड़ा है, परमाणु की त्रिज्या को बताता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या है वो बहुत कुछ बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या की खोजकर्ता बताओ किसने की थी, नील्स बोर ने। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कक्षाओं के बारे में बताती है, यानी सेल के बारे में बताती है। एक सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ सकती है, 2n की स्क्वायर आ सकती है, 2n की स्क्वायर। एक कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी हो सकती है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n की स्क्वायर, कक्षक n की स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना, भी एक बार एग्जाम में आया था। एक कक्षा में अधिकतम कक्षक n की स्क्वायर, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n की स्क्वायर, क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, 2 से ज़्यादा किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संभावना है नहीं। एक कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे सभी के सभी। इसके बाद बात करते हैं अपने दूसरी जो क्वांटम संख्या है, अपनी बढ़िया वाली क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या।